बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर भाई, मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स के कोर्स का फ़र्स्ट हाफ जो है उसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में टोटल 60 MCQs हैं। ये टेस्ट ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स ने अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेकेंड मंथली टेस्ट के तौर पे बनाया। अक्सर स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कई जगहों पे गलतियां भी की हैं और जिसकी वजह से हमने ये ज़रूरी समझा कि वो सारे क्वेश्चंस जो टेस्ट में आए थे उनका सलूशन भी आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप अपने अंदर से वो कमज़ोरियाँ निकाल दें। टेस्ट के अंदर हर तरह से क्वेश्चंस हमने डाले थे। उसमें हमने कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी डाले थे जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो इजी थे, फिर कुछ इंटरमीडिएट थे। हमने कोशिश की थी कि आपकी जो है बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो जाए कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ 2 मीटर स्टिक दैट इज पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 400 वोल्ट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और साथ में डिस्टेंस भी दिया गया है दो पॉइंट्स के दरमियान की जिनके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मांगी गई है। यू नो दैट electric field is a negative gradient of potential, or if you take gradient of potential you get electric field. So potential is given as 400 volts and distance is given as 2 meters. So you get 200 volts per meters or newtons per coulomb, that is electric field. So in question number 1 the correct option is C. And then there is another question. They say the total electric flux due to a hydrogen atom with 1 proton and 1 electron enclosed in a Gaussian sphere is given by गासला से आपने ये पढ़ा है कि total flux is the total charge enclosed divided by epsilon naught if we assume the free space. So Q enclosed is the sum of all those charges that exist inside that Gaussian sphere or any Gaussian closed surface. So here they say that the entire hydrogen atom is enclosed in Gaussian surface. So there you have charge of an electron plus charge of a proton, and that divided by epsilon naught. So because charge of electron and charge of proton are same but opposite, the charge of electron plus charge of proton they get 0. So there is no total flux. Once again option C is correct. And then in question number 3, the electrostatic force between two charges Q1 and Q2 separated by a distance r is F. If the charges are doubled and the separation between them is reduced to half, the electrostatic force will be. Now here you will use Coulomb's law, and according to the Coulomb's law आप जानते हैं कि F is proportional to Q1 Q2
then F is proportional to inversely to distance between the charges. अब आप देखें अगर चार्जेस को डबल किया जाए, लेट सपोज यहाँ पर मैं 2 पुट कर लेता हूँ इसके साथ और इसके साथ, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, हमें कोई F डैश मिलेगा। कितनी चेंज हो जाएगी? जाहिर है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगी चार्जेस को डबल करने से। और अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, सेपरेशन उनके दरमियान हाफ हो जाए, तो फिर r की बजाय r/2 का स्क्वायर होगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/r² डिवाइडेड बाई 4। ये 4 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4/r² हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस हाफ करने से भी फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। तो ये 4 टाइम और ये 4 टाइम, यानी टोटल जो इंक्रीज आएगी फोर्स में, F डैश जो होगा वो इनिशियल फोर्स का 16 टाइम्स होगा। सो ये ऑप्शन गिवन नहीं है, सो डी, नन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज मेजर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे डिफाइन कर दें, E.A। तो अगर मैं ए इस साइड पे ले आऊँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लिख सकता हूँ, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो गिवन ऑप्शंस में ये मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड देन a parallel plate capacitor is charged by connecting it to an ideal battery. The capacitor is then disconnected. Originally, the energy stored in the capacitor is U0. If the distance between the plates is doubled, then the new energy stored in the capacitor will be. And to solve this question, first you need to know the expression of potential energy of a capacitor. किस तरह किसी कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। सो दो तरह से हम इसको एक्सप्रेस, दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं। इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी आप एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ फील्ड भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भी करें, अगर आप देखें कि जब हम बैटरी हटा देते हैं, यानी आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और फिर वो सोर्स हटा दिए जिससे आपने इसको चार्ज किया हुआ है और इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर हो गया, तो अब वो चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, चार्ज इंक्रीज नहीं होगा और न उनके दरमियान जो फील्ड है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर चेंज करना है, अब ऐसे केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें जो टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, E² D, साथ में ए भी मौजूद है, AD कोई वॉल्यूम है। बहरहाल इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस linearly. So if you double the separation in case, particularly in the case when the source is removed, so you get 2U0. अगर D डबल करेंगे तो इधर हमारे पास U0 से 2U0 हो जाएगा and that is option A. So option A is correct. Then question number 6 is Ohm times Farad, that is equal to once again you know RC is time constant. So if you multiply the unit of resistance, that is Ohm, with the unit of capacitance, that is Farad,
So what you get the unit of time, that is second. So in question number 6, the correct option is B, it is second. In question number 7, inside a charged conductor under electrostatic conditions, which of the following is true? That is, V is equal to 0, gradient of V is 0, gradient of V is greater than 0, all are correct. इसमें ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं, जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन में, तो एक चार्ज कंडक्टर के ऊपर सारा चार्ज सरफेस पे होता है और चाहे जो भी कंडीशंस हो, इनसाइड दैट कंडक्टिंग स्फीयर और मटेरियल कोई फील्ड नहीं होती। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। So if field is 0, it means gradient of potential is 0. Option B correct. Gradient of V is 0. There is no potential gradient inside any charged conductor. Then question number 8. A capacitor is connected in series with a variable resistor and a source of DC for charging purpose. सिचुएशन एज्यूम कर लें, कोई कैपेसिटर चार्जिंग के लिए लगाया गया है लेकिन उस सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर है, ओके। और फिर कहता है कि द कैपेसिटर इज चार्ज्ड इन टाइम टी, टाइम टी में वो चार्ज हो जाता है। इफ द रेजिस्टर इन द सर्किट इज डबल्ड, द टाइम ऑफ चार्जिंग बिकम्स। सो वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही फार्मूला है। अगर आर डबल हो जाता है तो टाइम भी, चार्जिंग का टाइम डबल हो जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टाइम कांस्टेंट आर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है करेक्ट ऑप्शन है 2D, दैट इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is the sure test of electric charge on a conductor? चार्ज बॉडीज के बारे में ये देखना चाहते हैं, कोई कंडक्टर है और इसको आप चेक करना चाहते हैं। कोई मैंने एक रैंडम पीस लिया और इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो श्योर टेस्ट है कि इसके ऊपर चार्ज है? तो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शंस में अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ, नन। देखें, अगर आप इसके करीब कोई चार्ज बॉडी ले आते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इसके करीब चार्ज लाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं यही पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी के करीब लाता हूँ जो कि ऑलरेडी चार्ज है, तब भी अट्रैक्शन होगी। अब मुझे पता नहीं चल सकता कि ये पहले चार्ज था या नहीं था, ये श्योरली मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर तो ये रिपेल करते हैं, जैसे ये सिचुएशन, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि टेस्ट करने के लिए जो आप रॉड उधर लेके जा रहे हैं वो तो आपको मालूम है कि पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर आगे से रिपल्शन होती है तो आप समझ जाएंगे, श्योरली बता सकते हैं कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट चार्ज था। सो रिपल्शन श्योर टेस्ट है। अट्रैक्शन पे फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये अभी उसमें इंडक्शन हुई है और इस वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये बॉडी ऑलरेडी चार्ज थी। क्वेश्चन नंबर 10. द वर्क डन बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन along half of the first orbit is. किसी भी एटम का न्यूक्लियस
उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं बोहर मॉडल के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जाहिर है वहाँ पर जो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन को अराउंड न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व कराती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, दैट इज़ कूलम्बिक इंटरेक्शन, कूलम्स लॉ से आती है। अब अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर जो इस क्वेश्चन में भी दी गई है कि इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट के अंदर जो है मूव करने पे न्यूक्लियस जो है कितना वर्क कर रही है। अब जाहिर है अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखें सेंट्रीपिटल फोर्स और द ट्रांसलेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में वो ट्रांसलेट होता है एट एनी इंस्टेंट, वो परपेंडिकुलर होते हैं, और आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क, सो द वर्क डन इज जीरो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिट के अंदर, हमने ये इज्यूम किया होता है कि एज लॉन्ग एज वो उसी ऑर्बिट के अंदर है, उसका न्यूक्लियस से आर चेंज नहीं होता, आर चेंज नहीं होता। अगर उसका आर चेंज नहीं होता तो उन सारे पॉइंट्स पर, कि जो पॉइंट्स उस ऑर्बिट के ऊपर आप बनाते हैं, सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल एक जैसे होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। एक जैसा पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे किसी भी ऑर्बिट में। तो उस अगर पोटेंशियल एक जैसा है तो इसको आप इक्वी पोटेंशियल लाइन वहाँ पे बना सकते हैं अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए। इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज द फील्ड डू नॉट नीड टू डू एनी वर्क इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। सो एक जैसी पोटेंशियल पे वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अ कंडक्टर A with charge Q is first touched with a neutral conductor B and then with another neutral conductor C. The charge left on conductor A is, एक कंडक्टर है A जिसको इनिशियली चार्ज किया गया, कोई चार्ज दिया गया, so charge on A is let's suppose Q, and given it is given that it is Q, yes, and when we touch that conductor, I assume it to be a sphere, and that sphere initially is charged with Q, and when it is touched with another sphere, this is A, this is B, they share the charge. ये अपना हाफ चार्ज उसे दे देंगे, दे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ जाएंगे, Q/2 और Q/2, ये एक दूसरे के साथ हाफ ऑफ द चार्ज शेयर कर लेंगे। एंड देन अगर ए को यहाँ से रिमूव करके किसी तीसरे कंडक्टर सी के साथ कनेक्ट किया जाए तो आप देखेंगे कि इन दोनों में वंस अगेन चार्ज शेयर हो जाता है, और जो इसके पास इस दफ़ा चार्ज था दैट वाज Q/2, सो ये A वो Q/2 इसके साथ शेयर कर लेता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिससे Q/4 और Q/4 दोनों के ऊपर आ जाते हैं। तो अब अगर आप देखें जब ये C के साथ टच हो जाए तो उसके ऊपर चार्ज कितना रह गया है? Q/4। सो 3/4 ऑफ इट्स चार्ज इज transferred to other spheres. And then question 12, a capacitor with dielectric between its plates has capacitance than the one with the vacuum. अगर कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम की बजाय डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो क्या इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है या कम होती है? तो ये आप जानते हैं कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
when there is free space between them is epsilon naught A divided by D. And then for one with some medium C dash, it is epsilon R epsilon naught A divided by D. यहाँ पे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि चूँकि ये रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये उस न्यू कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगी। मतलब ये है कि अगर हम फ्री स्पेस की वैक्यूम की बजाय कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर लेते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के दरमियान, तो इससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। And then question number 13, an electron is projected in the direction of electric field. Its potential energy is dash as it moves farther from starting point. इलेक्ट्रॉन को along the field प्रोजेक्ट किया गया। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को आप देखें फील्ड की डायरेक्शन में ये जाता है तो ये नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, फील्ड उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो जूं जूं इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। लेकिन चूंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है इसलिए उसकी यही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो स्टॉप होता है तो दोबारा उसी पोटेंशियल एनर्जी से वापस फील्ड के अगेंस्ट जाने लगेगा। याद रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए ये फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा, ये फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो ये दूर होता जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती जाती है, और जैसे ही वो स्टॉप होगा वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड वंस अगेन ये फिर उसी पोटेंशियल एनर्जी के साथ वापस जाना चाहेगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज कंजर्वेटिव। इसमें है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर एयर ड्रैग फोर्स है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, और इंड में ऑप्शन है नन। तो इनमें से कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। पहले केस में जो चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है, इसलिए वहाँ पर वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है। कंजर्वेटिव फील्ड्स में पोटेंशियल सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, Constantan wire is used for making standard resistance because it has high melting point, low specific resistance, high specific resistance, negligible temperature coefficient of resistance. Constantan एक एलाय है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंतहाई लो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इसको वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ copper wire is stretched to make it 0.1% longer, the percentage increase in resistance will be। जब भी किसी चीज़ की लेंथ स्ट्रेच की जाए और उसकी लेंथ स्ट्रेच करने से इंक्रीज़ की जाए तो सिर्फ उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, साथ में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ है जो कि चेंज नहीं होती एंड दैट इज़ वॉल्यूम। if density is kept constant, V dash is V। नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम सेम है। ये क्वेश्चन 16 है। अब वॉल्यूम में दो चीज़ें हैं, एरिया है और लेंथ है।
तो बिफोर जो था वो ए एल थे स्ट्रेचिंग से पहले, और अब ए डैश एल डैश हो गए। अब अगर इसकी लेंथ डबल हो गई है, मीन्स ए डैश इज 2L, तो इसका एरिया क्या हो गया होगा, अब यहां से मालूम कर लेते। सो नया जो एरिया है वो पहले एरिया का हाफ होगा। अब देखें, मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख लेता। अब एरिया कम हुआ है, एरिया कम हुआ है ना, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई। एरिया अगर हाफ हुआ है, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर लेंथ डबल हो जाए, जैसे इन लोगों ने कहा, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो एरिया भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुई, इसकी वजह से रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज है वो 0.1 की बजाय 0.1% तो लेंथ की वजह से होगा, और 0.1% जो है वो एरिया की वजह से होगा। सो टोटल जो है चेंज उसमें जो आएगी रेजिस्टेंस के अंदर, दैट वुड बी 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ये अगर हम किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेंथ ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर इंक्रीज कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है, the resistance of wire is R if it is bent at middle by 180 degree and both the ends are twisted together to make a shorter wire. The resistance of the new wire is. Once again very interesting question. एक वायर है जिसकी लेंथ L है। अब अगर उसको वो कहते हैं हम हाफ कर लें, यानी ट्विस्ट इसको मोड़ कर 180 पे मोड़ कर इस तरह कर लें, और फिर इन सब को हम मिलाकर इससे एक वायर बनाएं। अब सिर्फ लेंथ चेंज नहीं हुई, साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हुआ। अब आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। न्यू रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर डैश, ये क्या होगी, रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। समझ रहे हैं? अब एरिया तो डबल हो गया। अब अगर एरिया डबल हुआ है, लेंथ तो हाफ हो गई है, तो लेंथ L/2 है और एरिया 2A है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4 रो L/A। और इससे हमारे पास नई जो रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस का 1/4 होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। At what temperature will the resistance of a copper wire become 3 times its value at 0 Celsius? Temperature coefficient given है। Question number 19. Resistance at any temperature T is resistance at 0 Celsius into 1 plus alpha T, and if we substitute RT by 3R0, क्योंकि वो कहता है कि रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, इस स्टेज तक पहुंच जाती है।
एंड आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन 4 इंटू 10⁻³ एंड t is unknown, so not change it, and then r naught cancels out with r naught and we get 3 minus 3 equals 1 plus 4 into 10⁻³ times t and 2 1 इधर आकर 3 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, so we get 4 into 10⁻³ times t and अगर हम t को उधर ही छोड़ दें और इसको इधर डिवाइड कर दें, so 2 divided by 4 और 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। so ये क्या हो जाता है 1/2 multiplied with 1000 and this gives you 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द टेम्परेचर। ये सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, ये इंटरवल ऑफ टेम्परेचर है, तो सेल्सियस और केल्विन दोनों पे इसका सेम रिजल्ट आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 सेल्सियस। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर बिलो शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट I इज। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आपने जंक्शन रूल यूज़ करना है, जहाँ से करंट आ रही है एक जंक्शन पे आपस में मिल रही है, तो आप देखें 2 एम्पियर और 2 एम्पियर आपस में मिल रही हैं एक पॉइंट पर, और फिर वो आगे जाती हैं, 4 एम्पियर का करंट आगे जा रहा है, फिर वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है इनटू ब्रांचेस। 1 एम्पियर ऊपर चला जाता है तो मज़ीद उसमें 3 एम्पियर रह जाता है, वो 3 एम्पियर 2 टुकड़े हो जाएगा। और इसका एक हिस्सा आपको बताया गया है 1.3 एम्पियर है, तो जो बच गया 3 माइनस 1.3 कर लें तो यहाँ पे आई थिंक आ जाता है 1.7। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है KCL। इन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप देखिए, द 4 वायर्स फ्रॉम अ लॉन्गर सर्किट intersect at junction A is shown. What is the magnitude and direction of the current between point A and B? तो यहाँ पे भी करंट्स आ रहे हैं, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर जंक्शंस A के में इन हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो 6 एम्पियर है वो लीव कर रहा है, तो 5 + 4 9 होते हैं। करंट इंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग अ जंक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। एंड अगर आप देखें बी की तरफ भी लाजमी फिर कुछ करंट जाना चाहिए, तो 6 एम्पियर प्लस सम करंट दैट इज गोइंग टुवर्ड्स बी एंड दैट शुड बी देन 3 एम्पियर, क्योंकि 6 + 3 9 होते हैं, 5 + 4 भी 9 है, इसलिए 3 एम्पियर फ्रॉम A to B, B की तरफ जाना चाहिए, current leaving point A. So option C is correct. Next question is, conductors have temperature coefficient. जाहिर है कंडक्टर्स को अगर आप हीट अप करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो जाहिर इसलिए उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फार्मूला फॉर पोटेंशियोमीटर इज, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, देख सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 24 में व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप जानते हैं कि अगर गैल्वानोमीटर के अंदर क्वेश्चन क्या है, व्हेन द गैल्वानोमीटर शोज 0 रीडिंग मीन्स इट इज़ द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, नल कंडीशंस हैं, तो गैल्वानोमीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD इज़, अब पॉइंट A और पॉइंट D के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के मुतालिक पूछा है, वो किस चीज़ की, वो 0 होगा
या वो AB की तरह होगा या क्या होगा। तो आप देख सकते हैं अगर गैल्वानोमीटर पे 0 रीडिंग है तो इसका मतलब ये है कि A से D तक और A से B तक एक जैसा ड्रॉप है। क्यों? क्योंकि D और B सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। अगर D और B को आप सेम पोटेंशियल पे नहीं रखते तो इनके दरमियान करंट फ्लो होगा, और हम कहते हैं कि गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है D और B सेम पोटेंशियल पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A से D तक या A से B तक पोटेंशियल सेम है। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, द रेजिस्टेंस ऑफ NTC materials dash with increase in temperature. NTC negative temperature coefficient, so which means they are their alpha is negative. So if alpha is negative, it means if we increase their temperature, their resistance decrease. So option B is correct. Ohm law is valid for conductors. Here copper wire is conductor. You have to keep the temperature constant. You have to keep the nature of the material constant. So if temperature exceeds, जैसे कि टंगस्टन के केस में फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है, वो कर्व स्टेट नहीं रहता वोल्टेज और करंट के दरमियान, करंट और वोल्टेज के दरमियान। सो थर्मिस्टर में भी इस तरह होता है कि वो कर्व स्ट्रेट नहीं रहता और लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहती करंट और वोल्टेज के दरमियान। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉपर वायर। And then question number 27, in a circular coil of radius r, the magnetic field at the center is proportional to magnetic field जो है वो r के साथ इन्वर्सली रिलेटेड। बार्ट-सावर्ट लॉ भी है और एम्पियर लॉ से भी आप मालूम कर सकते हैं। सो 1/r के ये प्रोपोर्शनल होता है 27 में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। And then question number 28 में, the earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from the geographic north to south, south to north. Dear students, आप वैसे ही किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दें तो बार मैग्नेट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और उससे आप कहते हैं कि जनाब देखें ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इस तरफ जा रहा है तो ये नॉर्थ है। आप उसको एक नॉर्थ का नाम देते हैं। रिमेंबर डियर स्टूडेंट, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ। बट अगर ये नॉर्थ उस तरफ जा रहा है तो उधर अर्थ की फील्ड का साउथ है, तभी तो ये नॉर्थ उसकी तरफ बैंड कर रहा है। तो इसलिए अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है वो हमारे पर्सपेक्टिव से होता है, वो हमने नाम रखा होता है, वो असल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ होगा। और जो अर्थ की जियोग्राफिक साउथ है वो जो है अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहरहाल ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज डैश इफ द फ्लक्स थ्रू द लूप इज मैक्सिमम। अगर करंट कैरिंग लूप की आप बात कर रहे हैं जिसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि ऐसे इसके साथ इसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आप देखें हमने इसके लिए एक फार्मूला निकाला था NIBA टॉर्क के लिए, साथ में कॉज एल्फा। एल्फा क्या है? इस जो कायल हमने रखा है उस कायल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो प्लेन और फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल, ये बात याद रखें, एंड दैट इज एल्फा। अब अगर एल्फा 0 है तो टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। कॉज ऑफ 0 इज 1, टॉर्क मैक्सिमम होता है।
जब टार्क मैक्सिमम होता है तो क्या कोई लाइन उस कॉइल के अंदर से पास हो रही है? नहीं। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को ऐसे रखूं कि वो प्लेन जो है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, उनमें 90 का एंगल हो, तब क्या होगा? तब टार्क 0 हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि टार्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज डैश इफ द फ्लक्स थ्रू द लूप इज मैक्सिमम। अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो टार्क 0 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 30, the maximum current that can be measured by a galvanometer of resistance 40 ohm is 10 milliampere. It is converted into voltmeter that can read up to 50 volts. The resistance to be connected in the series with the galvanometer is, अगर हमें किसी गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगानी पड़ती है और हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस केस में जब हमने उसको वोल्ट मीटर बनाना है जो 50 वोल्ट तक रीडिंग दे सके और ख़ुद वो 10 मिली एम्पियर तक रीडिंग दे सकता है, तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये फार्मूला मौजूद है। V is equal to I resistance of galvanometer plus the high resistance, and this is a current galvanometer. So ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर लें, यहाँ पर 50 पुट कर लें, यहाँ पर हम क्या पुट कर लेते हैं, 10 मिली एम्पियर है तो 10 × 10⁻³ पुट कर लें, और यहाँ पर गैल्वानोमीटर की that is given as 40 and plus R. So पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इसको इधर ले आते हैं। सो 10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 10 की पावर +3 हो जाएगा, और 40 plus R, एंड इससे हमारे पास 5000 आ जाता है। मल्टीप्लाई करने से 40 उससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है 4960। So this is that high resistance which you need to connect in series with a galvanometer in order to make it a voltmeter, and voltmeter of these particular values. ये 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के 30 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा एक चाय का कप पीता हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।